Meeting is being recorded. Yes, screen visible है भाई? Yes, sir. Okay, चलो स्टार्ट करते हैं. Q 14. कंजेनिटल मालफॉर्मेशन. जन्मजात विकृति हैं, उनके बारे में कुछ क्वेश्चनरीज अपने से एडजस्ट किए हैं. चलो, yes. The newborn maturity rating scale is assessed by. न्यूबॉर्न की जो मैच्योरिटी स्केल देखने के लिए अपन कौन सी स्केल जो है वो यूज करते हैं? न्यू ब्लड स्केल, New कार blood. स्कोर. ओके, वेरी गुड. चलो, न्यू ब्लड स्कोर. ठीक है. अपगार स्कोरिंग होती है वो जन्म के समय उसके वाइटल्स असेस के, उसकी एक्टिविटी और जो आपके 5 पैरामीटर्स है उनको असेस करने के लिए जाती है. ग्रोथ चार्ट होता है वो बच्चे की जो वेट और हाइट की ग्रोथ के लिए मेजरमेंट करते हैं. और ग्लासगो कोमा स्केल कॉन्शियसनेस असेस करने के लिए. ओके, तो इसका आंसर राइट हो गया कि न्यू ब्लड स्केल. ठीक है. इसके अलावा कल हमने एक डिस्कस की थी बार्डन स्केल. की थी स्केल बार्डन स्केल, जो उसमें जो प्रेशर सोर्स थे, प्रेशर अल्सर थे, उनके हाई रिस्क असेसमेंट के लिए, जिसमें मैक्सिमम स्कोर 23 था. ठीक है. 9 से कम जिसमें होता था वो वेरी हाई रिस्क पे था प्रेशर अल्सर के लिए. ठीक है. ओके. The following are the immediate essential care to provide to all the preterm babies. प्रीटर्म बच्चे के लिए इमीडिएटली, है ना, जो इमीडिएट अपन एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर कहते हैं, जिसको इमीडिएट केयर चाहिए तुरंत जन्म के बाद, उसमें कौन सी? ब्रेस्ट फीडिंग, इम्यूनाइजेशन, प्रोवाइड वार्मथ और प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन. बताइए. सी. ओके, सी. देखो, वैसे तो सारी होते हैं, लेकिन इमीडिएटली जो चाहिए कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बच्चे को ड्राई करते हैं ना, ड्राई करके उसको गर्म कपड़े में लपेटते हैं. तो इस इमीडिएट अगर एक ही आंसर चूज करना है तो फिर आएगा प्रोवाइड वार्मथ. वैसे तो सारी बच्चे की जरूरतें होती है. ठीक है. पहला टेम्परेचर है आपका, दूसरा उसका फीडिंग है, तीसरा ब्रीदिंग है. मींस पहला टेम्परेचर, फीडिंग और ब्रीदिंग और बाद प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन. 4 उसकी जो बेसिक नीड होती है. लेकिन सबसे पहले अपने को टेम्परेचर मेंटेन करना, उसके साथ अपन देखेंगे कि बच्चा ब्रीदिंग कर रहा है या नहीं. एट व्हाट टेम्परेचर हाइपोथर्मिया अकर टू द न्यूबॉर्न. कौन से टेम्परेचर में से जो हाइपोथर्मिया की श्रेणी में आता है? 92 डिग्री फ़ारेनहाइट से 94 डिग्री फ़ारेनहाइट, 95 से 97, 99 से 100 या 99 से 97 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट. जी. नॉर्मल टेम्परेचर कितना? 36.5 से लेके 37.4. ठीक है, ये हो गया ग्रेड में 36.5 टू 37.4. ठीक है. अगर हम फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें? 97 से 90 फ़ारेनहाइट. ठीक है. इससे कम होगा वो क्या कहलाएगा? बी. हाइपोथर्मिया. ठीक है, तो इससे कम हो जाएगा वो. ठीक है ना. इससे कम होगा वो हाइपोथर्मिया में आएगा. 97 से कम है हाइपोथर्मिया है, इसका माइल्ड हाइपोथर्मिया है. ठीक है. उसके बाद होगा अगर हाइपोथर्मिया हो जाएगा, और 92 से कम आता है तो उसका सीवियर हाइपोथर्मिया. ठीक है. ये फ़ारेनहाइट में किताबों में कुछ लिखा हो सकता है चेंज, लेकिन ये अपने को पता है जब नॉर्मल से कम तो हाइपोथर्मिया कहते हैं. नॉर्मल 97 टू ओके. हाँ, ये माइल्ड
tracheoesophageal fistula should be suspected in neonate immediately after birth if one of the if one of the follow three में जो भी है इनमें से कोई भी एक सिम्टम जो है वो बताइए। कौन सा सिम्टम है वो ये बताता है कि ये ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला है। बताइए, जॉन्डिस या बाइल स्टैंड वॉमिट्स, है ना, बाइल से जो वॉमिट्स आ रही है वही बाइल युक्त है ना, सकिंग नहीं कर रहा है, एब्सेंस ऑफ सकिंग, या एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सलाइवा इन माउथ, मुंह में बहुत ज्यादा ला आ रही मुंह से। ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला मींस होता है कि ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में एबनॉर्मली कनेक्शन है। ठीक, ट्रेकिया और इसोफेगस के बीच में एबनॉर्मली कनेक्शन है। ये ट्रेकियोफेजियल फिस्टुला है, ये अपर एंड ट्रेकिया के साथ हो सकता है, लोअर एंड के साथ हो सकता है, दोनों एंड हो सकते हैं, ये एच टाइप हो सकता है, या इसोफेजियल अट्रेसिया होगा, इसोफेगस के साथ अट्रेसिया होगा, फिस्टुला नहीं होगा। तो ये किसी टाइप से हो सकता है। इसोफेजियल, ट्रेकियोइसोफेजियल, अट्रेसिया एंड फिस्टुला दोनों जो है उसके 5 सब टाइप बनते हैं। ठीक है, तो उसमें जो ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला है उसका अगर अपन असेसमेंट करेंगे, चेक कर रहे हैं, तो कौन सा है वो ये बताएगा कि ये ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला हो सकता है। कौन सा? B. डी, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सलाइवा इन माउथ। ठीक है, मुंह से ज्यादा ला रही है वो इंडिकेट करती है, क्योंकि जब साथ में अट्रेसिया होगा, ठीक है, अगर अट्रेसिया साथ में है तो फिर क्या होगा कि जो लार होगी वो नीचे जानी चाहिए थी स्टमक में, वो जा नहीं रही है और वो वहां से वापस आ रही है। ठीक है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉज ऑफ हाइड्रोसिफिलस एक्सेप्ट, निम्नलिखित से कौन सा है जो साइन वो ये बताता है कि हाइड्रोसिफिलस का कॉज है। मेरी वॉइस क्लियर है? सर कभी हेलो? कभी कट रही है आवाज। आवाज कट रही है, 1 मिनट रुकिए। This meeting is being recorded. Okay, next. All of the followings are the cause of hydrocephalus except एक को छोड़कर शेष सारे हाइड्रोसिफिलस के कॉज है। हाइड्रोसिफिलस क्या होता है? Hydrocephalus means excessive collection of CSF in the brain. ब्रेन में हेड में CSF का कलेक्शन ज्यादा होता है तो हेड की साइज होती है वो इनलार्ज हो जाती है। ठीक है, अब बताइए कि हेड की साइज इनलार्ज होने के कारण क्या हो सकते हैं, क्योंकि वहां आपने को पता है कि CSF ज्यादा है ना, CSF ज्यादा है, तो CSF ज्यादा होने की क्या कॉज हो सकते हैं? या तो CSF बनता ज्यादा है, या बनने के बाद जो उसका फ्लो होता है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, या जितना जिस स्पीड से बनता है, जिस रेट से, उसी रेट से क्या होता है कि CSF का एब्जॉर्प्शन भी होता है। लेकिन अगर वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो भी क्या हो सकता है कि जो वहां वॉल्यूम होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इन 3 कारणों से ही होता है हाइड्रोसेफेलस, या तो बनता ज्यादा, या उसके फ्लो में क्या ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, और या बनने के बाद उसका ऑब्स्ट्रक्शन कम हो गया। ठीक है, तो इन 3 में से देख लीजिए, उन छोड़ के चौथा जो कॉज है वो निकाल लीजिए। ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ द फ्लूइड, सी। ओके, ठीक है, सी। ठीक है, 3 जो थे वो सारे कॉज थे, चौथा ये कॉज लीकेज ऑफ CSF इसका कॉज नहीं होगा। CSF कहां से बनता है भाई? CSF कहां से बनता है? एरिकनोइड्स बनता है, हाँ सही है। कॉर्ड प्लेक्सस बनता है में भाई, वेंट्रिकल्स के कॉर्ड प्लेक्सस में बनता है। ठीक है, और पर डे इसका प्रोडक्शन रेट क्या होता है? 0.5 ml पर मिनट होता है, 0.5 ml पर मिनट, तो घंटे में कितना बन जाएगा? 30 ml।
मीन्स आधा ml पर मिनट, तो घंटे में 30 ml, और पर डे कितना हो जाएगा 720 ml। ये एवरेज है, ठीक है। एवरेज जो है मीन्स अधिकतम बात कर रहे हैं कि ये 720 ml तक बनता है। तो ये मीन्स 500 से 700 ml पर डे प्रोडक्शन होता है इसका। अगर पर मिनट की बात करें तो 0.5 ml, पर घंटे की बात करें तो 20 से 30 ml, ठीक है ना। और पर डे की बात करें तो 500 से 700 ml जो होता है प्रोडक्शन होता है CSF का। जितना CSF बनता है उतना ही CSF एब्जॉर्ब हो जाता है, वापस ब्लड में मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब जिस रेट से बन रहा है उसी रेट से एब्जॉर्ब हो रहा है। अब अगर ये रेट बढ़ जाए, मीन्स हो सकता है कि इस वेंट्रिकल्स में जो कोरोइड प्लेक्सेस थे वहां कोई ट्यूमर हो गई, तो वहां से प्रोडक्शन बढ़ गया, या किसी कारण से वहां से प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो हाइड्रोसिफेलस होगा। या फिर जब जो फ्लो से जा रहा था और उस फ्लो में क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, कहीं रुकावट आ गई, तो फिर हो जाएगा। या फिर जो एब्जॉर्प्शन हो रहा था उस एब्जॉर्प्शन उस गति से नहीं हो रहा है तो हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली CSF होता कितना है हमारे जो सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर, जिसमें सर्कुलेट करता है ब्रेन और स्पाइनल कोड के चारों ओर, ठीक है। तो उस स्पेस का नाम जो आपके सब एरेक्नोइड स्पेस था, उस स्पेस में ये लगभग 150 ml होता है। कितना होता है 150 ml जो होता है वो हमारा लगभग एवरेज होता है वॉल्यूम। एवरेज वॉल्यूम 150 ml 150 ml CSF का होता है। इस CSF के वॉल्यूम से प्रेशर क्रिएट होता है, इसको बोलते हैं ICP, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इंट्राक्रेनियल प्रेशर को लंबर पंक्चर करके अपन उसको मेजर करते हैं, ठीक है। लंबर पंक्चर के द्वारा जो मेजर किया जाता है, ठीक है। और वो जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, वो होता है 70 to 180, 70 से 180 मिलीमीटर ऑफ वाटर, मिलीमीटर ऑफ H2O, ठीक है। 70 से 180 मिलीमीटर ऑफ H2O, राइट। अगर ये मिलीमीटर की जगह सेंटीमीटर बोले तो 7 से 18, है ना, 7 से 18 सेंटीमीटर ऑफ H2O, है ना, मैनोमीटर से मेजर करते हैं। अगर यही अपन सॉरी देखें अपन उसे mmHg में, तो ये हो जाएगा 6 से 15 mmHg, 6 से 15 mmHg, ठीक है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। यू गॉट इट? यहां तक किसी को डाउट है क्या कोई? नहीं सर। लेटे हुए होते हैं तब उस समय थोड़ा कम होता है, बैठे हुए प्रेशर ज्यादा हो जाता है, ठीक है। लंबर पंक्चर कहां करते हैं? एडल्ट में L2 और L3 के मध्य, और बच्चों में L3 और L4 के बीच में। हम्म, L3 और L4 के बीच में है। हाँ, L3 और L4 के बीच बच्चों में, ठीक है ना। एडल्ट में L2 और L3 के मध्य, ठीक है। फिर जो हाइड्रोसिफेलस है, इसका ट्रीटमेंट क्या है? अगर हाइड्रोसिफेलस की बात करें तो इसका ट्रीटमेंट होता है संट, है ना। या तो संट डाल के वहां से जो फ्लूइड प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, जो CSF ज्यादा बन रहा है, वो CSF को दूसरी कैविटी में ड्रेन कर देते हैं। या फिर वहां कोई ट्यूमर वगैरह होती है तो उस ट्यूमर को वहां से रिमूव किया जाता है, सर्जिकल करेक्शन किया जाता है, ठीक है। तो पहली चीज जब हम बात कर रहे हैं कि संट, तो संट में कौन कौन से संट होते हैं? 4 टाइप के संट होते हैं, है ना। संट में क्या होता है कि वहां जो जहां से बन रहा है वेंट्रिकल, वहां से उस CSF को दूसरी कैविटी में डाल देते हैं, जैसे कि वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संट जो कि कॉमनली यूज करते हैं। मींस वेंट्रिकल से जो एक्स्ट्रा CSF बन रहा है उसको पेरिटोनियल कैविटी में डाल देते हैं। या वेंट्रिकुलो एट्रियल संट, वेंट्रिकल से राइट एट्रियम तक संट डालते हैं और सीधा जो होता है ब्लड में मिक्स कर देते हैं। या वेंट्रिकुलो प्लूरल संट, मेन जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसको प्लूरल कैविटी में डालते हैं। और या फिर होता है वेंट्रिकुलो यूरेटर संट, मींस वेंट्रिकल से सीधा ट्यूब जो होती है कहां तक डालते हैं, यूरेटर तक डालते हैं, और यूरिन के साथ उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये संट के द्वारा इसका जो होता है वो अपन ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। इसके दो एक स्पेशल साइन है, एक होता सनसेट साइन, जिसकी अपन ने कल बात की थी, आपको आपने देखी होगी, जो आईज थी उसकी, उसको देख रहे थे बिल्कुल सनसेट की तरह दिख रही थी, जैसे जो डूबता हुआ सूर्य होता है ना, उसकी तरह देखा था ना आपने? हाइड्रोसिफेलस की एक पिक्चर। यस सर। इसके अलावा एक होता है क्रैक पॉट साइन, है ना। क्रैक पॉट मींस फूटा हुआ घड़ा, उस मटकी को बजाते ना अपन, ऐसे फूटे हुए घड़े की तरह होगी, ठीक है।
इसके अलावा इसकी क्या होती है, हाई पिच क्राई होती है ना, हाई पिच क्राई होती है इस बच्चे की। तो ये इसके कुछ स्पेशल साइन होते हैं, से हेड की साइज एनलार्ज होती है, फोंटानेले वाइड होते हैं, सूचर्स वाइड होते हैं, है ना, फोंटानेले सूचर्स वाइड होते हैं, उसी कारण से क्या होती है, क्रैकपॉट साइन होती है ना, जैसे फूटे हुए गड़े मटके की आवाज आएगी वैसे अपन उसको अगर परक्यूशन करेंगे तो वैसी आवाज अपने को मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गए उसके हाइड्रोसेफेलस के बारे में, यहाँ जो क्वेश्चन बनने वो हो गए। इसके अलावा न्यूरल ट्यूब सॉरी जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें और कौन सी कंजेनाइटल एनोमलीज होती है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, ठीक है, जिसको अपन आगे चर्चा करेंगे जब क्वेश्चन आएगा इसका तब, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और जो रह गई वो ऊपर वाले चौथे क्वेश्चन के अंदर अगर बात करें अपन कि भाई ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला एक जीआईटी सिस्टम का एक कंजेनाइटल एनोमली है, इसके अलावा कंजेनाइट इस जीआई सिस्टम के अंदर और कौन कौन से कंजेनाइटल एनोमलीज होते हैं बताइए। बताइए जीआई सिस्टम में और कौन कौन से कंजेनाइटल एनोमलीज होते हैं। क्लेफ्ट प्लेट होते हैं। क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट, ओके चलो पहले इस पे चर्चा कर लेते हैं। क्लेफ्ट लिप है ना, यूनिलेटरल हो सकता है, बाइलेटरल हो सकता है, ठीक है। क्लेफ्ट लिप का रिपेयर कब किया जाता है, 2 से 3 महीने में। हाँ 2 से 3 महीने या 1 से 4 महीना जो भी था, 2 से 3 महीने एवरेज अपन, ठीक है। और क्लेफ्ट पैलेट का 4 से 6 महीने। एक्चुअली 5 से 15 महीने, मतलब 12 महीने की एज के आसपास करते हैं अपन, ठीक है ना, 5 से 15 महीने या 6 से 15 महीने मानते हैं, मींस एवरेज 12 महीने की जो एज होती है उस पर अपन इसका रिपेयर करते हैं क्लेफ्ट पैलेट का, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट डिसऑर्डर आपका ये हो ही गया ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला। उसके बाद नेक्स्ट और कौन सा है, पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है ना, पाइलोरिक स्टेनोसिस। यस सर। पाइलोरिक स्टेनोसिस में क्या होता है, जो स्टोमक का जो पाइलोरिक एंट्रम होता है ना, जहां से ये खुलता है किसके साथ, ड्यूडेनम में ओपन होता है, उस पाइलोरिक एंट्रम की जो सर्कुलर मसल्स होती है उनकी ओवरग्रोथ होती है, और जो ओवरग्रोथ हो जाएगी उन मसल्स की तो वो जो स्पिंक्चर है जो खुल रहा था पाइलोरिक स्पिंक्चर ड्यूडेनम में, वो क्या होता है, नैरो हो जाता है, और जब नैरो हो जाएगा तो गैस्ट्रिक कंटेंट होते हैं वो ड्यूडेनम में पास नहीं होते, तो उसकी वजह से जो ये जो प्रॉब्लम डेवलप हुई है, ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो जाता है एक तरह से, तो उसको बोलते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मीन होता है नैरोइंग, ठीक है। उसका एक इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। क्या होता है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग मींस फोर्स के साथ वॉमिट्स आएगी और दूर तक जाके गिरेगी, ठीक है। तो ये इसका एक स्पेशल सिम्टम होता है। इसके अलावा और क्या हो सकते हैं, नेक्स्ट इंटेस्टाइन में अगर बात करें इंटू ससेप्शन हो सकता है, इंटू ससेप्शन। इंटू ससेप्शन में क्या होता है कि इंटेस्टाइन का एक पार्ट दूसरे पार्ट के अंदर धंस जाता है, ठीक है ना, वही सेम उसकी कंटिन्यूस जो पार्ट होता है उसके अंदर धंस जाता है, तो वहां से ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, ठीक है, वहां से रुकावट आ जाएगी। और इंटू ससेप्शन के बारे में एक और चीज बता दूं कि इंटू ससेप्शन होता है वो बच्चों में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का सबसे बड़ा कारण है, बच्चों में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का सबसे बड़ा कारण है इंटू ससेप्शन, मींस इंटेस्टाइन का एक भाग उसके कंटिन्यूस वाले दूसरे भाग के अंदर धंस गया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंटू ससेप्शन। उसको कई बार मिल्किंग से मींस जैसे दूध निकालते हैं ना, उस तरह से दबा के इंटेस्टाइन को सर्जिकल करेक्शन कर वहां तक जाके उसको अपन हटा सकते हैं। अगर वहां से नेक्रोसिस हो गया तो फिर सर्जिकल करेक्शन के द्वारा जो उसको पार्ट को कट करके रिमेनिंग पार्ट को एनास्टोमोसिस कर देते हैं, ठीक है ना, इस तरह से उसका मैनेजमेंट किया जाता है। नेक्स्ट हम उससे आगे और जाएं तो एक होता है हर्चिन्सबर्ग डिजीज, सुना होगा आपने, मेगाकोलॉन। हाँ सर। यस सर। मेगाकोलॉन, मेगा का मतलब बड़ा, कोलॉन मींस लार्ज, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट है कोलॉन, है ना, सीकम के बाद का जो अगला भाग कोलॉन, तो कोलॉन की वजह से लार्ज होती है, ठीक है। ये कंजेनाइटल डिसऑर्डर होता है, तो उस समय कंजेनाइटल के अंदर क्या होता है, इसमें पैरासिम्पैथेटिक जो गैंग्लियन होते हैं वहां पर, जो कि इसको साइज को कम कर सिकुड़ते हैं, है ना, डायलेट की वजह क्या सिकुड़ने का काम करते हैं पैरासिम्पैथेटिक, तो वहां पर वो पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन अगर एब्सेंट होंगे, ठीक है, तो ये कॉलॉन क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी,
उसको बोलेंगे मेगाकोलॉन या हर्चिन्सबर्ग डिजीज, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन इन द कोलॉन इज द कॉज ऑफ मेगाकोलॉन या हर्चिन्सबर्ग डिजीज, ठीक है। उसके बाद में होता है एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन, ARM, कि रेक्टम और एनल के कोई डिसऑर्डर, ठीक है ना, जिसमें हो सकता है कि रेक्टल एजेनेसिस हो, एनल एजेनेसिस हो, या कोई फिस्टुला हो, है ना, रेक्टम और ब्लैडर के बीच में फिस्टुला हो कोई, ठीक है। तो इस तरह वेसाइको वेजाइनल फिस्टुला जो होते हैं होगा, या रेक्टो वेसाइकल फिस्टुला वो होगा, ठीक है। तो इस तरह से फिस्टुला भी वहां पर हो सकते हैं कुछ, ठीक है। तो ये वहां का ARM के साथ में ये डिसऑर्डर रहेंगे आपके एनोरेक्टल मालफॉर्मेशन के। इसके अलावा कई बार इंटेस्टाइन में एक वॉल्वुलस होता है, मींस पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, GI सिस्टम के जो है वो कंजेनाइटल एनोमलीज है, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है क्या भाई? नहीं सर। ओके, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। Abnormally high accumulation of CSF in the intracranial space is called, चलो अभी बात कीजिए, फटाफट बता दीजिए। सी। ठीक है, सी हाइड्रोसेफेलस, ठीक है। हाइड्रोअम्नियोस मींस पॉलीहाइड्रोअम्नियोस होता है, कैम्नियोटिक फ्लूइड होता है, नॉर्मल से ज्यादा होगा। सब ड्यूरल डिफ्यूजन कोई ऐसी वर्ड नहीं है। देन हाइड्रोसिल, हाइड्रोसिल मींस कलेक्शन ऑफ द फ्लूइड इन द टेस्टिस, ठीक है। सनसेट आई इज द टिपिकल फीचर ऑफ हाइड्रोसिफेलिस। ओके गुड, ठीक है। मेनिंजाइटिस के 3 फीचर थे, अपन पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है। देन उसके बाद इंसेफेलाइटिस मीन होता है inflammation of the brain, meningitis means inflammation of the brain. Then the term meningocele means, meningocele का अर्थ क्या है? The spinal cord and the cord membrane protrude out, कि spinal cord और cord membrane बाहर आई। CSF collect in the cyst, CSF वो cyst में collect हुआ। The meninges protrude out through the spinal cord and only spinal cord protrude. बताओ। कौन सा? सी? मेनिंगोसिल में क्या होता है? सी मींस मेनिंजस प्रोट्रूड आउट थ्रू द स्पाइनल, जो स्पाइनल कैनाल जो थी उससे मेनिंजस बाहर आती है, तो मेनिंगोसिल बन जाता है, ठीक है। अगर स्पाइनल कोड और मेनिंजस दोनों बाहर आएगी तो उसे क्या बोलेंगे भाई? मेनिंगोमायोसिल। ओके, मेनिंगोमाइलोसिल। ओके गुड, तो इसका राइट आंसर होगा मेनिंगोसिल। चलो अपन बात कर लेते हैं एनटीडी की, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की। अपन पहले भी पढ़ा था न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? न्यूरल ट्यूब से बात कर मींस नर्वस सिस्टम के जो भी डिसऑर्डर है, इसमें सबसे पहला हो सकता है एनेन्सेफेली। एनेन्सेफेली का मींस होता है एब्सेंट ऑफ द हेड, कि हेड हो ही ना। दूसरा होता है इंसेफेलोसिल, मींस जहां पर स्पाइनल कोड मींस वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी और जो हेड है, जो जंक्शन होता है उस पर, जिस जंक्शन पर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, सिस्ट बन जाती है, उसको बोलते हैं इंसेफेलोसिल। जहां पर ये यहाँ इस जगह पे हेड के और स्पाइनल कोड के जहां आपस में जंक्शन है, इस जगह पे इस टाइप की एक सिस्ट बन जाती है, ठीक है। उस सिस्ट को बोलते हैं इंसेफेलोसिल। इंसेफेलो का मींस ब्रेन, सील का मतलब सिस्ट, ठीक है। वहां पर इंसेफेलोसिल बन जाता है। फिर जाते हैं अपन स्पाइनल कोड की तरफ नीचे। तो स्पाइनल कोड का कोई डिफेक्ट है तो उसे बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा। क्या बोलते हैं उसे? स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा दो प्रकार का, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा एंड स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, ठीक है। ओकल्टा में आपको पता है कि बाहर कुछ भी नहीं दिखता, ठीक है, केवल स्पाइनल जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें डिफेक्ट जरूर होता है, ठीक है। और बाहर क्या होता है, एक बंच होता है हेयर का, है ना, बाहर अपने, ओके। सिस्टिका में आपके दो होते हैं,
ठीक है। स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका में एक तो ये हो गया आपका मेनिंगोसिल जिसमें मेनिंजस बाहर आती है विद द सीएसएफ, ठीक है, और दूसरा था मेनिंगोमाइलोसिल जिसमें होता है मेनिंजस और स्पाइनल कॉर्ड दोनों बाहर आती है, ठीक है। आई थिंक यू गॉट वेल, ठीक है। और इसका जो कारण होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का वो क्या होता है, वैसे मल्टीपल कॉज होते हैं लेकिन एक जो बिलीव्ड कॉज है वो ये है कि Folic डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। अगर फॉलिक एसिड की कमी है तो उसकी वजह से बच्चे में ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा स्मोकिंग भी है या फिर कोई मेडिसिन पे है, एंटी एपिलेप्टिक है या दूसरी कुछ मेडिसिन होती है, उनकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। ओके, स्पाइना बाइफिडा अकर्स ड्यू टू, बताइए किस टाइप का है, एक तरह से किसकी वजह से, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ठीक है, एंटी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की वजह से। ओके, नेक्स्ट है एक्स्ट्रोपी ऑफ ब्लैडर मेनली एसोसिएटेड विद, एक्स्ट्रोपी ऑफ ब्लैडर। एक्सेस्ट्रोफी ब्लैडर क्या है कि जो ब्लैडर के ऊपर की जो वॉल होती है ना, एब्डोमिनल वॉल है, वो वॉल एब्सेंट होती है, मींस ओपन दिखता है, खुला दिखता है, वॉल होती नहीं है, ठीक है। अगर एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर है, ये एक जेनेटो यूरिनरी डिसऑर्डर है, जेनेटो यूरिनरी सिस्टम का डिसऑर्डर है। अगर ब्लैडर के ऊपर की वॉल अगर नहीं है तो उसे बोलेंगे एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर के साथ और कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपोस्पाडियाज, एपिस्पाडियाज, क्रिप्टोकाइडिज्म, ठीक है। इस क्वेश्चन को अपन आगे बढ़ने से पहले अपन बात कर लेते हैं कि जेनेटो यूरिनरी सिस्टम के कौन कौन से कंजेनिटल डिसऑर्डर है। पहला तो आपका हो गया एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर, मींस ब्लैडर की ऊपरी वॉल होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। दूसरा होता है एपिस्पाडियाज, है ना, एपिस्पाडियाज। एपिस्पाडियाज ये क्या है, मेल जेनेटल डिसऑर्डर है जिसमें यूरिथ्रल ओपनिंग होती है, वो पेनिस के डोर्सल सरफेस पर, मींस ऊपरी हिस्से पर होती है, फ्रंट में होने की बजाय ऊपरी जो सरफेस है उस सरफेस पर, शाफ्ट के ऊपरी हिस्से पर होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं एपिस्पाडियाज, ठीक है। जब यूरिथ्रल ओपनिंग है वो पेनल शाफ्ट के ऊपरी भाग पर हो तो उसको बोलते हैं एपिस्पाडियाज, डोर्सल सरफेस पर। तीसरी होती है हाइपोस्पाडियाज, मींस जो यूरिथ्रल ओपनिंग होती है वो पेनल शाफ्ट के वेंट्रल सरफेस पर, मींस लोअर नीचे वाले हिस्से पर होती है, ठीक है ना, स्क्रोटम के पास हो सकती है, ग्लांस पेनिस हो सकती है, बीच में शाफ्ट हो सकती है, कहीं ओपनिंग हो सकती है, तो उसको बोलते हैं हाइपोस्पाडियाज। फिर उसके बाद एक डिसऑर्डर होता है क्रिप्टो ऑर्किडिज्म, है ना। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म जो होता है, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म का मींस होता है अनडिसेंडेड टेस्टिस। जो टेस्टिस होते हैं नॉर्मली फीटल लाइफ में 9 मंथ में डिसेंड हो जाते हैं स्क्रोटम में, है ना, जो पेल्विक कैविटी से वहां डिसेंड हो जाते हैं। अगर किसी कारण से वो डिसेंड नहीं हुए हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। इसको फिर सर्जिकली जब डिसेंड करवाया जाता है तो उसका जो ऑपरेशन का नाम होता है ऑर्किडोपेक्सी, ऑर्किडोपेक्सी। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म को करेक्शन करने के लिए, ठीक करने के लिए जो प्रोसीजर किया जाता है उसका नाम होता है क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। कई बार किसी में टेस्टिस होते ही नहीं, डेवलप ही नहीं होते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, एनॉर्किडिज्म। अगर टेस्टिस एब्सेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं एनॉर्किडिज्म, एनऑर्किडिज्म मींस एब्सेंस ऑफ द टेस्टिस, ठीक है। इसके अलावा जो होते हैं, एक होता है फाइमोसिस। फाइमोसिस क्या होता है कि जो प्रीप्यूस होती है, फोर स्किन होती है, वो पेनिस के ऊपर, ग्लांस पेनिस के ऊपर की, वो रिट्रैक्ट नहीं होती, पीछे की तरफ नहीं खिसकती, तो उसको बोलते हैं फाइमोसिस। इस फाइमोसिस का ट्रीटमेंट जो होता है वो सर्जिकल करेक्शन होता है और उसको क्या कहता है, रिमूव किया जाता है, कट करके हटाया जाता है, तो उसको बोलते हैं सर्कमसीजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइमोसिस का ट्रीटमेंट सर्कमसीजन। फाइमोसिस मींस द प्रीप्यूस अनेबल टू रिट्रैक्ट, मैंने पीछे की तरफ जाने से वो अनेबल होती है, वहां से वापस खिसकती नहीं, उसके अडहेर होती है, चिपकी होती है, ठीक है। एक होता है पैराफाइमोसिस। पैराफाइमोसिस ये फाइमोसिस का अपोजिट होता है, ठीक है। जैसे फाइमोसिस में स्किन रिट्रैक्ट नहीं हो रही थी, है ना, पीछे की तरफ नहीं जा रही थी, ऐसे कैसे पैराफाइमोसिस में क्या होगा कि फोर स्किन होती है, वो ग्लांस पेनिस को कवर नहीं करती है। ग्लांस पेनिस को जब कवर नहीं करती, पीछे की तरफ रह जाती है, तो उसको बोलते हैं पैरा
फाइमोसिस। तो ये सारे के सारे डिसऑर्डर जेनेटो यूरिनरी सिस्टम के, ठीक है। इसके अलावा एक ट्यूमर भी होती है किडनी की, है ना। किडनी की जो ट्यूमर होती है उसको बोलते हैं विम्स ट्यूमर। ये बच्चों में एब्डोमिनल मैलिग्नेंसी जो होती है उसमें सबसे बड़ा कॉज होता है। एब्डोमिनल मैलिग्नेंसी बच्चों में अगर कोई कारण है, कैंसर जो होती है एब्डोमिनल कैंसर, तो सबसे ज्यादा जो होता है वो कौन सा होता है, विम्स ट्यूमर। ये किडनी की ट्यूमर होती है बच्चों में, ठीक है। गॉट इट। यहां से कोई क्वेश्चन आएगा उठा लो, कर लोगे ना आप? बोलिए भी, कर लोगे? यस सर। ओके, मींस जो क्वेश्चन बनने थे लगभग वो आपने उठा लिए। एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर मेनली एसोसिएटेड विद एपिस्पाइडियाज, ठीक है। जो ऊपरी भाग खुला होता है ना ब्लैडर का, तो इसके साथ साथ कंटिन्यू हो सकता है कि जो यूरेथ्रल ओपनिंग हो वो भी ऊपर की तरफ हो, ठीक है ना। तो एपिस्पाइडियाज उसके साथ अक्सर देखा जाता है, ठीक है। The urethra which opens on the dorsal surface of the penis is termed as, बताओ? एपिस्पाइडियस, ठीक है। हाइपोस मींस वेंट्रल सरफेस पर, क्रिप्टोऑर्किडिज्म मींस अनडिसेंडेड टेस्टिस, और एनऑर्किडिज्म मींस एब्सेंस ऑफ टेस्ट। ओके। द साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस, इनमें से कौन सी जो कंजेनिटल डिजीज है वो साइनोटिक है? चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि कंजेनिटल हार्ट डिजीज, हाँ टॉफ, ओके गुड, थैंक यू। जो इसमें ये है वो साइनोटिक है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो जो दो प्रकार की डिजीज होती है, एक तो साइनोटिक होती, एक होती असाइनोटिक। असाइनोटिक में साइनोसिस नहीं होता है। साइनोसिस कब नहीं होगा? जब ब्लड होगा वो लेफ्ट टू राइट जाएगा, मींस लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से अगर राइट साइड ऑफ हार्ट में जाएगा, मींस प्योर ब्लड अगर इम्प्योर के साथ मिक्स होगा तो साइनोसिस डेवलप नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी होती है साइनोटिक, मींस जिसमें क्या होगा, राइट टू लेफ्ट सेंट होगा, मींस जो प्योर इम्प्योर ब्लड है वो प्योर के साथ मिक्स होगा, तो साइनोसिस के लक्षण आपको मिलेंगे। अब ए साइनोटिक में कौन सी है? एएसडी, वीएसडी और पीडीए। एएसडी मींस एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, जिसमें इसमें लिखा ही पड़ा है एएसडी। तो एएसडी जो होता है इसमें लेफ्ट साइड में जब प्रेशर ज्यादा होता है, लेफ्ट साइड से राइट साइड में ब्लड जाएगा हार्ट में, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो इसमें साइनोसिस डेवलप नहीं होगा। वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड जाएगा, इसमें भी क्या होगा, साइनोसिस डेवलप नहीं होगा। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस में क्या होता है कि जो एरोटा होता है, एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में ये कनेक्शन होता है, तो एरोटा से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा तब भी साइनोसिस डेवलप नहीं होगा, ठीक है। इनके विपरीत अगर नेक्स्ट टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट है, टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट में कितने डिसऑर्डर होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं ना? यस सर। पहला तो वीएसडी होता है, मैंने इस 4 जो इसमें कौन कौन से होते हैं इनमें से क्वेश्चन बन सकता है। एक तो होता है आपका वीएसडी, दूसरा होता है आपके पल्मोनरी स्टेनोसिस, मीन जो पल्मोनरी वाल्व और पल्मोनरी आर्टरी है उसका स्टेनोसिस वो नैरो होगी। तीसरा होता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, मींस राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होगी, उसकी साइज ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो साइड प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। हाइपरट्रॉफी होने का कारण क्या था? हाइपरट्रॉफी होने का कारण ये था कि जो पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस से तो ब्लड आगे जा नहीं रहा है, ठीक है ना, तो ये हाइपरट्रॉफी होगी। और चौथा होता है डेक्स्ट्रा पोजीशन ऑफ एरोटा, मींस एरोटा होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ साथ राइट वेंट्रिकल से भी ब्लड लेता है, दोनों से भी ब्लड लेता है। तो जब राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेगा तो इम्प्योर प्योर में मिक्स होगा ना? हाँ, इम्प्योर प्योर में, ठीक है। तो 4 डिसऑर्डर का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। वापस अगर नोट नहीं किया तो कर लेना, वीएसडी, पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी एंड डेक्स्ट्रा पोजीशन ऑफ एरोटा, ये 4 डिसऑर्डर होते हैं टेट्रालॉजी ऑफ फैलोट में। इसके अलावा एक और होता है आपके टीजीए, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ठीक है। जो आर्टरीज है कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी और आपके एरोटा, दोनों अपनी जगह कर लेती है। एरोटा ट्रांसपोजिशन होके कहां जुड़ता है? राइट वेंट्रिकल से, और पल्मोनरी आर्टरी
लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो आप सोचिए कि ब्लड आएगा अगर राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा और बॉडी में सर्कुलेट होगा ना। बोलिए, एरोटा से कहां जाता ब्लड? बॉडी में। बॉडी में गया, तो बॉडी से वापस वही ब्लड सॉरी अपने सुपीरियर वेने कवा, इंफीरियर वेने कवा से वापस राइट एट्रियम में आ जाएगा, राइट एट्रियम से राइट एरोटा, और इस तरह से एक सर्किट बन गया अलग। दूसरी साइड जो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड है, वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स, ठीक है, लंग्स से वापस पल्मोनरी वेन से होता हुआ लेफ्ट एट्रियम और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, वही चलता रहेगा। तो दो सेपरेट सर्किट बन जाते हैं। जो प्योर ब्लड है वो प्योर रहता है, जो इम्प्योर है वो इम्प्योर रहेगा। मींस बॉडी में सप्लाई होगा नहीं, और जब हो गया नहीं तो उस बच्चे की तुरंत डेथ हो जाती है, ठीक है। अगर कोई सेव होती है लाइफ किसी के, तो हो सकता है उसके बीच में और कोई एएसडी वीएसडी उसके साथ बना हुआ है, तो कुछ प्योर होगा वो इम्प्योर के साथ मिक्स हो जाएगा, तब फिर कुछ लाइफ चल सकती है, ठीक है। और इसका करेक्शन क्या होता है कि फिर जो वेन्स होती है, पल्मोनरी वेन और जो सुपीरियर वेने कवा इंफीरियर वेने कवा होती है, उनकी भी जगह चेंज कर दी जाए, ठीक है। मीन सुपीरियर वेने कवा और इंफीरियर वेने कवा को लाकर लेफ्ट साइड में जोड़ दो और पल्मोनरी वेन को राइट साइड में जोड़ दो, तब जाके, है ना, तब ठीक हो जाएगा, उल्टा चलेगा फिर, ठीक है। गॉट इट? गॉट इट ना? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट। ये अपने टॉपिक पहले पढ़ लिया था। कॉमन कैंसर जो है, ओरल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। हम उसके क्वेश्चन उठा लेते हैं, चलो फटाफट से देख लेते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ए क्लाइंट विथ मल्टीपल माइलोमा मॉनिटर्ड? निम्नलिखित में से कौन सी कंडीशन के साथ मल्टीपल माइलोमा जो होते हैं वो देखे गए हैं? एक कैंसर जो है माइलोमा, वो कौन सी कंडीशन के साथ देखे गए अक्सर? हाइपरकैल्सीमिया में, हाइपरकैलेमिया में, हाइपरनेट्रेमिया में, या फिर हाइपरमैग्नीसीमिया में? ओके, पहले अपन इन टर्म्स को डिस्क्राइब कर लेते हैं, फिर देखेंगे इसका आंसर। हाइपरकैल्सीमिया मींस नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल कितना? 8 से 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। सीरम कैल्शियम 8 से 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर 10 से ज्यादा हाइपरकैल्सीमिया, 8 से कम हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। फिर होता है हाइपरकैलेमिया। कैलेमिया मींस आपको पता है प्रोटीन से पोटेशियम से रिगार्डिंग है। जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 4 to 5.5 तक होती है, 4 to 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। अगर 4 से कम है तो फिर हाइपोकैलेमिया, और ज्यादा है तो हाइपरकैलेमिया। फिर होता है ठीक, ओके, हाइपरनेट्रेमिया मींस ये रिगार्डिंग किसके? सोडियम से। अगर इसका नॉर्मल जो वैल्यू होता है वो होता है 135 से 150 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ओके गुड, ठीक है। अगर 150 से ज्यादा हाइपरनेट्रेमिया, 135 से कम हाइपोनेट्रेमिया, ठीक है। फिर होता है हाइपरमैग्नीसीमिया, ठीक है। जो सीरम मैग्नीशियम का जो नॉर्मल लेवल है वो होता है 1.7 to 2.2, 1.7 से 2.2 तक 2.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, mg पर डेसीलीटर। अगर 1.7 से कम हाइपोमैग्नीसीमिया, 2.2 से ज्यादा हाइपरमैग्नीसीमिया, ठीक है। अब इनके क्या क्या लक्षण है वो भी देख लेते हैं। एक्चुअली में जो हाइपोकैल्सीमिया होता है उसमें एक खास बीमारी जिसका नाम आपने पढ़ा होगा, टीटेनी। क्या होगा? टीटेनी होता है। और हाइपरकैल्सीमिया जब होता है तो फिर क्या होगा? इसमें आपके जो आंसर था इसका मल्टीपल माइलोमा इसके साथ रिस्क देखी गई है, तो इसका ये राइट आंसर होगा। इसके अलावा अपन ने हाइपरकैलेमिया के बारे में बात की थी। अगर सीरम पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है तो ईसीजी में चेंज आता है। क्या था भाई? बताओ। स्पाइक टी वेव
याद आ रहा है कुछ? स्पाइक हाइपरकैलेमिया स्पाइक टी वेव होती है, ठीक है। और अगर हाइपोकैलेमिया है तो टी वेव क्या हो जाएगी? फ्लैट हो जाएगी। और ये इंडिकेट करती है हाइपरकैलेमिया अगर टाइमली मैनेज नहीं हुआ तो ये कार्डियक अरेस्ट का कॉज बनेगा, ठीक है। इसी तरह हाइपरनेट्रेमिया सोडियम लेवल ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगी? मसल्स की रिजिडिटी बढ़ जाएगी। और अगर हाइपोनेट्रेमिया हो गया तो मसल्स कैसे बढ़ जाएगी? एकदम फ्लैसिड हो जाएगी, पैरालाइसिस टाइप हो जाएगा, ठीक है। मसल्स पैरालाइज टाइप हो जाएगा और हाइपरनेट्रेमिया हो गया तो मसल्स रिजिडिटी बढ़ जाएगी, उसमें कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, याद रखना है आपको, ठीक है। इनकी नॉर्मल वैल्यू जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट, क्लाइंट विथ ल्यूकेमिया हैज द न्यूट्रोपेनिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन मस्ट बी फ्रीक्वेंटली असेस्ड। एक पेशेंट है ल्यूकेमिया का, ल्यूकेमिया मींस ब्लड कैंसर, ठीक है। और उसके साथ न्यूट्रोपेनिया देखा गया। इस ब्लड कैंसर के साथ मींस इसमें एक्चुअली में क्या होती है? लिम्फोसाइट जो होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है और दूसरी सेल्स होती है वो सारी की सारी कम हो जाती है। इसमें एरिथ्रोसाइटोपेनिया भी होगा, मींस पानसाइटोपेनिया जिसको कहते हैं। आरबीसी कम हो जाएगी, डब्ल्यूबीसी जो दूसरी न्यूट्रोपेनिया जो न्यूट्रोफिल्स वगैरह वो कम हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा जो आपकी प्लेटलेट्स है वो भी कम हो जाएगी, है ना, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो अगर कोई पेशेंट जिसमें आपके न्यूट्रोपेनिया है मींस न्यूट्रोफिल्स की कमी है तो आप निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन देखेंगे, कौन सी चीज देखेंगे, कौन सा वाइटल? क्लाइंट विद द ल्यूकेमिया हैज द न्यूट्रोपेनिया मींस ब्लड कैंसर का पेशेंट जिसमें न्यूट्रोफिल्स की संख्या बहुत कम है, डिस्ट्रॉय हो गई है। Which of the following function must be frequently assessed? बार बार ये असेसमेंट होना चाहिए अक्सर रूटीन में। बीपी का, बॉवल साउंड का, सॉरी ब्लड बॉवल साउंड का, हार्ट साउंड का या ब्रीथ साउंड का? बताइए। बताइए भाई, कौन सा देखेंगे? ब्रीथ साउंड। क्यों देखेंगे? क्यों देखेंगे? ये देखिए आप, जब न्यूट्रोपेनिया है मींस न्यूट्रोफिल से वो हमारा क्या करती है? इम्यून सिस्टम में काम करती है, डिफेंस में, है ना, प्रोटेक्शन का काम करती है। अगर डब्ल्यूबीसी में स्पेशली न्यूट्रोफिल जब कम हो गई तो क्या होगा? इम्यूनिटी क्या हो जाएगी हमारी? सप्रेस्ड, कम हो जाएगी। जब इम्यूनिटी कम हो जाएगी द रिस्क ऑफ लोअर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके इन्फेक्शन होने की संभावना रहेगी, ठीक है, ज्यादा रिस्क होती है। तो उसको असेसमेंट करने के लिए हमें ब्रीथ साउंड देखने की जरूरत होती है कि कहीं कोई लंग्स का इन्फेक्शन तो नहीं हुआ। गॉट इट? Which of the following statement is correct about the rate of the cell growth in relation to the chemotherapy? निम्नलिखित में से कौन सी लाइन है वो ये बताती है कि जो कीमोथेरेपी और उन सेल्स का रिलेशन क्या है? पहला है फास्टर ग्रोइंग सेल्स आर लेस ससेप्टेबल टू कीमोथेरेपी, कि जो तेजी से बढ़ने वाली सेल है मींस जो कैंसर सेल है वो कीमोथेरेपी के प्रति ज्यादा संवेदनशील नहीं होती है, मींस कीमोथेरेपी उन पे एक्शन नहीं करती, ठीक है, ज्यादा एक्शन नहीं करती, धीरे एक्शन करती है। दूसरा है एक नॉन डिवाइडिंग सेल्स आर मोर ससेप्टेबल, मींस जो हमारी नॉर्मल सेल है वो ज्यादा संवेदनशील होती है कीमोथेरेपी से, मींस कीमोथेरेपी उसको ज्यादा डिस्ट्रॉय करती है। तीसरा द फास्टर ग्रोइंग सेल्स आर मोर ससेप्टेबल, जो कैंसर सेल है वो कीमोथेरेपी के प्रति ज्यादा संवेदनशील है। और चौथा जो स्लो ग्रोइंग सेल्स होती है मींस जो हमारी नॉर्मल सेल्स होती है, ठीक है, आर मोर ससेप्टेबल टू कीमोथेरेपी। बताइए कीमोथेरेपी क्यों देते हैं? कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। जी सर। ठीक है, तो जब उसका एक्शन उन फास्टर ग्रोइंग सेल कैंसर सेल पे अच्छा होगा, ज्यादा संवेदनशील होगी वो सेल, तभी तो देते हैं इसको। तो जो कीमोथेरेपी वो किसके प्रति संवेदनशील कौन सी सेल होगी ज्यादा? जो फास्टर ग्रोइंग सेल है, जो तेजी से बढ़ने वाली जो कैंसर सेल है
वो उसके प्रति ज्यादा संवेदनशील होती है, इसलिए कीमोथेरेपी दी जाती है। ठीक है, तो जो कैंसर के जो ट्रीटमेंट होते हैं उसमें पहला आपका कीमोथेरेपी है, जिसमें मेडिसिन का जो ड्रग्स दी जाती है, दूसरी आपकी रेडिएशन थेरेपी होती है, तीसरा सर्जरी होता है, और चौथा इंटरफेरॉन्स होते हैं कुछ, वो दिए जाते हैं। एक्चुअली में इंटरफेरॉन क्या होते हैं कि हमारे कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि WBC द्वारा ही, है ना, व्हाइट ब्लड सेल्स द्वारा ही प्रोड्यूस किए जाते हैं, और वो कैंसर सेल के अगेंस्ट फाइट करते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं इंटरफेरॉन्स। ठीक है, वो भी दिए जाते हैं। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस ऑफ द हॉजकिंस लिम्फोमा, हॉजकिंस लिम्फोमा, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज ऑब्टेन इन्वॉल्व। ठीक है, जब कोई हॉजकिंस लिम्फोमा, लिम्फोमा का मीन होता है इज द कैंसर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनकी ओवरग्रोथ होती है, वो एनलार्जमेंट होता है, लिम्फ एडेनोपैथी हो जाती है। ये दो प्रकार के होते हैं, हॉजकिंस और नॉन हॉजकिंस। हॉजकिंस एंड नॉन हॉजकिंस दो टाइप के होते हैं। नॉन हॉजकिंस होता है उसकी प्रोग्रेस तो धीरे होती है लेकिन प्रोग्नोसिस पुअर है। जो नॉन हॉजकिंस की बात कर रहा हूं वो धीरे धीरे बढ़ता है लेकिन उसकी रिकवरी जो होती है वो पुअर है। और हॉजकिंस लिम्फोमा प्रोग्रेस फास्टली होता है लेकिन प्रोग्नोसिस अच्छा है, मींस ठीक होने वाला, ट्रीटेबल है, क्योरेबल है। ठीक है, और होता क्या है इसमें, हमारी लिम्फोसाइट्स होती है ना, जो लिम्फोब्लास्टिक सेल्स होती है वो बहुत ज्यादा नंबर्स में बढ़ जाती है, और जब लिम्फोब्लास्टिक सेल्स ज्यादा बढ़ती है तो जो बोन मैरो में दूसरी सेल्स होती है वो उनका प्रोडक्शन, जो कि माइलोब्लास्टिक सेल्स थी, जिसमें आपके RBC या फिर WBC की दूसरी सेल्स, वो या फिर आपके एरिथ्रोसाइट, सॉरी थ्रोम्बोसाइट्स, मेगाकैरियोसाइट्स, वो सारी की सारी कम पड़ जाती है। लेकिन जब लिम्फोसाइट्स ज्यादा बनेगी तो जहां जहां हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्वेल्ड दिखते हैं, हमें इनलार्ज दिखते हैं। तो वो हमें कहां पर अक्सर देखने को मिलेंगे, बैक पर, चेस्ट पर, ग्रोइन पर, या नेक पर? ग्रोइन पे। कहां स्वेलिंग? नेक पर। देखो ग्रोइन पे मिलती है अक्सर, नेक पे सबसे पहले जो दिखते हैं हमें कहां मिल जाएंगे, आपको नेक पे मिल जाएंगे। इसके अलावा फिर आप देखेंगे तो ग्रोइन पे भी मिलेंगे, इवन बाद में एक्सिला में मिलेंगे, फिर धीरे धीरे एब्डोमेन पे, थोरेसिक कैविटी में, मीन जनरलाइज हो जाते हैं फिर। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग जो है हमें नेक पर देखनी चाहिए वहां से। ठीक है, ओके। ये मल्टीपल्स होते हैं, अगर सिंगल अगर लिम्फ नोड इनलार्ज होता है तो फिर उसके कॉज दूसरे हो सकते हैं, कि वो HIV एड्स में भी हो सकता है, TB में भी हो सकता है। ठीक है ना, अगर मल्टीपल लिम्फ नोड्स आपको इनलार्ज मिलते हैं तो दैट्स सस्पेक्ट ऑफ द लिम्फोमा। ठीक है, दैट मे बी हॉजकिंस और नॉन हॉजकिंस, जो कि बायोप्सी पता चलेगा किस टाइप का है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, which of the following laboratory values is expected for a client just diagnosis with chronic lymphocytic leukemia? निम्नलिखित में से कौन सी जो लेबोरेटरी वैल्यू है, ठीक है, वो एक्सपेक्ट की जाती है फॉर अ क्लाइंट जस्ट डायग्नोस विथ क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया? जो अभी लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया जो हुआ है, ठीक है, उसमें कौन सी वैल्यू आपको एक्सपेक्टेड होगी? एलिवेटेड सेडिमेंटेशन रेट, यस सर, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये सार जो बढ़ा हुआ मिलेगा आपको, एक तो ये मिल सकता है आपको अगर लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया है क्रोनिक वाला, उसमें अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स, जो ग्रेनुलोसाइट्स मींस जिसमें हम बात कर रहे हैं न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स की, कि वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तीसरा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड इंक्रीज लिम्फोसाइट्स, मींस जो प्लेटलेट्स है वो कम हो जाएगी और लिम्फोसाइट्स बढ़ी हुई मिलेगी। और चौथा एलिवेटेड, है ना, आपके एस्पोर्टेड एमिनो ट्रांसफरेंस एंड मींस SGOT और SGPT, जो वो आपको बड़े हुए मिलेंगे। बताइए, लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया है तो बड़ी हुई क्या मिलेगी आपको? लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया है ना, तो बड़ी हुई क्या मिलेगी? थ्रोम्ब लिम्फोसाइट्स। पहली चीज तो क्लियर होगी। मैंने आपको कहा कि लिम्फोसाइट्स जब बढ़ती है
तो दूसरी सेल्स को, ये मींस ल्यूकेमिया, जब लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया होता है, ठीक है, या हॉजकिंस या नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा होता है, तब वो दूसरी सेल्स का प्रोडक्शन सप्रेस कर देते हैं, हीमोपोइसिस की कंडीशन पैदा कर देते हैं। तो फिर थ्रोम्बोसाइट्स भी कम हो जाएगी और आरबीसी भी कम हो जाएगी और न्यूट्रोफिल्स भी कम हो जाएगी। मींस न्यूट्रोपेनिया होगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा और इथ्रोसाइटोपेनिया होगा उसमें, और बड़ी हुई क्या होगी? सिर्फ लिम्फोसाइट्स। क्या बड़ी हुई मिलेगी? लिम्फोसाइट। ठीक है, अपन ने जब हीमोपोइसिस पढ़ा था तब हमने ये कहा था कि वहां पर स्टेम सेल्स दो प्रकार की होती है, ठीक है, एक तो होती है माइलोब्लास्टिक सेल्स और दूसरी होती है लिम्फोब्लास्टिक सेल्स। ठीक है, लिम्फोब्लास्टिक सेल्स से क्या बनती है? सिर्फ लिम्फोसाइट्स बनती है ना, बी और जो टी होती है लिम्फोसाइट्स उससे बनती है। और फिर जो माइलोब्लास्टिक सेल्स है उससे सारी बनती है, आरबीसी उससे बनती है, उसी से आपके न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट उसी से बनती है, और उसी से आपकी मेगाकैरियोसाइट्स मींस बाद में जाके थ्रोम्बोसाइट्स भी उसी से बनती है। ठीक है, तो अगर ल्यूकेमिया होता है कौन सा? लिम्फोसाइटिक। ठीक है, अगर माइलोब्लास्टिक ल्यूकेमिया होगा तो फिर उसमें वो दूसरी सेल कम होगी। अगर लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया है या फिर लिम्फोमा है तो लिम्फोसाइट्स बढ़ेगी, और जब लिम्फोसाइट्स बढ़ेगी तो दूसरी सेल्स होगी वो सारी कम, उनको सबको कम कर देगा, क्योंकि वो सारी की सारी इन्फिल्ट्रेट कर जाती है पूरी की पूरी आरबीसी में, सॉरी अपने बोन मैरो में, तो दूसरा सबका प्रोडक्शन सप्रेस हो जाता है। तो इसमें आपके राइट आंसर क्या होगा? बताइए। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड इंक्रीज लिम्फोसाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द सर ओटीपीटी बढ़ेंगे तब क्या होगा? ओटीपीटी बड़े होते हैं वो इंडिकेट करते हैं कोई लीवर में डैमेज को। एसजीओटी और पीटी जब बड़े होते हैं तो वो लीवर डैमेज को इंडिकेट करते हैं, कहीं मसल्स इंजरी होती है तब इंडिकेट करेंगे, है ना, उसको इंडिकेट करते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट है में आते हैं। ठीक है, ओके। हाँ सर। Which of the following intervention is the key to increase the survival rate of client with lung cancer? लंग कैंसर का अगर पेशेंट की सर्वाइवल रेट अच्छी होगी तो कौन सा जो है स्थिति है कि इसमें सर्वाइवल अच्छा होगा? क्या आपने अर्ली ब्रोंकोस्कोपी करा ली, या अर्ली डिटेक्शन जल्दी पता लग गया, या हाई डोज ऑफ कीमोथेरेपी दे दी, या स्मोकिंग बंद करवा दी? ठीक है, तो किसमें अच्छा सर्वाइवल रेट है बताइए? अर्ली डिटेक्शन। जल्दी जितना पता करेंगे। आपको एग्जांपल के तौर में युवराज सिंह, सुना होगा नाम आपने युवराज सिंह का, इंडियन क्रिकेटर युवराज सिंह। 2011 वर्ल्ड कप के दौरान उनको लंग कैंसर था, अर्ली डिटेक्ट हो गया था और उन्होंने कीमो ली, और कीमोथेरेपी के बाद 2023 आ गया, वेल ओके है, और बिल्कुल अच्छी तरह से वो खेल भी रहे हैं, उसके बाद खेले भी हैं। ठीक है ना, तो अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाता है तो देयर इज अ गुड सर्वाइवल रेट। लेकिन एक चीज और बताऊं, दुनिया में जितनी भी कैंसर से डेथ होती है उनमें सबसे ज्यादा डेथ किससे होती है? लंग कैंसर से। कैंसर से होने वाली डेथ में सबसे ज्यादा डेथ होती है लंग कैंसर से। महिलाओं में सबसे ज्यादा कैंसर कौन सा? ब्रेस्ट कैंसर। कौन सा? ब्रेस्ट कैंसर। और सबसे ज्यादा डेथ दुनिया में? लंग्स कैंसर। ओके, नेक्स्ट, गिविंग इंस्ट्रक्शन फॉर द ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर क्लाइंट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल प्रॉब्लम्स? ठीक है, कौन सी मेडिकल प्रॉब्लम है तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए कहना चाहिए? सर्वाइकल डिस्प्लेसिया, डर्मोइड सिस्ट, एंडोमेट्रियल पॉलिप्स, या ओवेरियन कैंसर? तो अपने रिस्क होती है कि हो सकता है तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन भी करवाया जाए। ओवेरियन कैंसर, अगर ओवेरी का कैंसर मिलता है तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन उसे कहना चाहिए, बार बार करे, हो सकता है कि वहां भी कैंसर मेटास्टेसिस हुआ हो। ठीक है, सर्वाइकल डिस्प्लेसिया मींस डिस्पोजिशन ऑफ सर्विक्स, डर्मोइड सिस्टम की बात कर चुके हैं, डर्मिस में सिस्ट, और एंडोमेट्रियल पॉलिप्स मींस एंडोमेट्रियम जो होती है
यूट्रस की जो लेयर होती है उसमें कोई पॉलिप्स ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है, उसको एंड्रोमेट्रियल पॉलिप्स कहते हैं। नोजिया एंड वोमिटिंग आर द कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ द रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी। ठीक है, रेडिएशन और कीमोथेरेपी का ये एक एडवर्स इफेक्ट है, प्रभाव है क्या, नोजिया एंड वोमिटिंग। ठीक है, अगर नोजिया एंड वोमिटिंग होता है तो हमें व्हेन शुड ए नर्स एडमिनिस्टर एंटीमेटिक, तो एंटीमेटिक्स कब देनी चाहिए, ये थेरेपी स्टार्ट करने से 30 मिनट पहले, एडमिनिस्ट्रेशन जब थेरेपी शुरू की तभी, या जब नोजिया होने लगा उस समय, और या थेरेपी कंप्लीट होगी तब, बताइए। नोजिया वोमिटिंग रोकने के लिए है ना, ये कब देने चाहिए एंटीमेटिक्स, थेरेपी 30 मिनट पहले, थेरेपी के समय, थेरेपी के बाद में, या नोजिया हुआ तब? ए 30 मिनट पहले, बिल्कुल गुड है ना, ये हमेशा अक्सर हम 30 मिनट पहले ही बात करते हैं। ठीक है, चलो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज वुड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन नॉट बी इंडिकेटेड इन ए न्यू डायग्नोस्ड क्लाइंट, निम्न में से कौन सी कंडीशन जो होगी उसमें न्यू डायग्नोस्ड हुआ है केस, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया होगा, है ना, उसमें मींस न्यूली डायग्नोस हुआ है, जो एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया होगा उसमें अपन ये बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की नहीं कहते हैं, अगर क्रोनिक है तो फिर उसमें कहते हैं। ठीक है, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया, सीवियर एप्लास्टिक एनीमिया या सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी होती है उसमें कह सकते हैं, लेकिन अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन उसमें इंडिकेशन नहीं है, जो न्यूली डायग्नोस हुआ है एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया का, सडन अभी जो डायग्नोस हुआ है लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया है, तो उसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की नहीं बताई जाती, उसे नहीं कहा जाता है, इंडिकेशन नहीं है उसका। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के निम्नलिखित में से कौन से रिस्क फैक्टर है? लेट मेनार्की मींस लेट एज में फर्स्ट मेंसेज आया हूं, अर्ली फर्स्ट प्रेगनेंसी मींस बिफोर द 15 ईयर और 18 ईयर से पहले, नो प्रेगनेंसी मींस न्यूली पैरस, और अर्ली मेनोपॉज मींस 45 ईयर से पहले मेनोपॉज हो गया। बताइए, पढ़ चुके हैं अपन ये पहले? नो प्रेगनेंसी। ओके, नो प्रेगनेंसी, ठीक है, इसका राइट आंसर प्रेगनेंसी नहीं है तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर की सबसे ज्यादा रिस्क होती है। ठीक है, लेट मेनार्की की जगह अगर अर्ली मेनार्की होता तो उसका रिस्क होता, अर्ली फर्स्ट प्रेगनेंसी की जगह लेट फर्स्ट प्रेगनेंसी होती तब भी रिस्क होता, अर्ली मेनोपॉज की जगह लेट मेनोपॉज होता तब भी रिस्क होता। ठीक है, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना तब भी रिस्क होता, या फिर मींस कम ब्रेस्ट फीडिंग कराई तब भी रिस्क होती। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर की ज्यादा रिस्क होती है, जो कि सबसे ज्यादा होता है फीमेल्स में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर द ब्लैडर कैंसर, ब्लैडर कैंसर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रिस्क है? सिगरेट स्मोकिंग। ओके, सिगरेट स्मोकिंग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, शेष नहीं है। स्पाइसी फूड होता ओरल कैंसर के लिए है। ठीक है, ड्रग्स है वो इंटेस्टाइनल कैंसर और दूसरी उसके लिए स्टमक कैंसर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following is suggested surgical intervention for a CA, CA means कैंसर प्रोस्टेट। ठीक है, CA प्रोस्टेट के लिए, अगर प्रोस्टेट का कोई CA है, कैंसर है, देखो प्रोस्टेट की ओवर ग्रोथ होती है ना, दो टाइप्स हो सकती है कि वो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी हो सकती है, BPH, है ना, BPH होती है कि उसमें बिनाइन जो होती है उसमें सेल की साइज बढ़ती है लेकिन रैपिड ग्रोथ नहीं होती है ना, रैपिड मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। लेकिन अगर सेल्स की रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो CA प्रोस्टेट है। ठीक है, CA कैंसर है। तो जो अगर प्रोस्टेट का कैंसर है तो निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन करेंगे? ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट या TURP मींस यूरिथ्रा के द्वारा जो होता है वो यूरिथ्रोस्कोप डाल के उस प्रोस्टेट को काट लेंगे, एक। दूसरा, रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी मींस पूरी प्रोस्टेट ग्लैंड और उसके आसपास के सारे टिश्यू काट लेंगे, हटा देंगे। बाइलेटरल ऑर्क्यूक्टेमटोमी मींस बाइलेटरल जो टेस्टिस होते हैं वो रिमूव कर देंगे। ठीक है, और ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर और TURBT मींस यूरिथ्रली जो ब्लैडर के ट्यूमर है, ठीक है, वो अपन उस यूरिथ्रोस्कोप के माध्यम से कट करके निकाल लें। क्या करेंगे भाई? डी बी
बी रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी, करेक्ट आंसर। ठीक है, जब भी कोई कंप्लीट किसी को हटाना होता है ना तो रेडिकल ही उसमें करते हैं कि आसपास के सारे टिश्यू हटा लेते हैं उसमें। ठीक है ना, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है तो रेडिकल मेस्टेक्टोमी करते हैं। ठीक है, कि सारा कुछ उसमें से हटा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नर्स इज टीचिंग a client who suspected that she has a lump in her breast. ठीक है, the nurse instruct the client that a diagnosis of breast cancer is confirmed by. ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस किससे होगा? ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन से, चेस्ट एक्सरे से, मेमोग्राफी से, या फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी? ठीक है, कंफर्म डायग्नोसिस मेमोग्राफी से। Mammography. नहीं, कंफर्म आपको एफएनएसी से करना पड़ेगा, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी से। ठीक है, मेमोग्राफी भी क्वेश्चन मार्क करके दे देगी, जैसे सीटी कर दी है ना वैसे, कि डाउटफुल करके वो है ना, क्वेश्चन मार्क करके दे देगी कि मे बी ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन से हमें ये लगता है कि भाई वो तो पेशेंट खुद करके देखता है कि हो सकता है कोई ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर हो। ठीक है, फिर ब्रेस्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है जिसमें क्लिनिशियन होता है जो ना वो एग्जामिन करके देखता है, देयर में भी हो सकता है। ठीक है, कंफर्म नहीं कह सकते। मेमोग्राफी से भी ये कह सकता है कि ओवरग्रोथ है, बट लेकिन ओवरग्रोथ कौन सी है? ठीक है, हो सकता है कैंसर हो या नहीं हो। ठीक है, लेकिन फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी से वहां का जो फ्लूइड होगा वो वहां से लिया जाएगा नीडल से, और उसकी जब सेल की स्टडी की जाएगी, टिश्यू स्टडी की जाएगी, तो पता लगेगा कि वो नॉर्मल सेल है या एबनॉर्मल। द फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी एफएनएसी इज द कंफर्मेटिव टेस्ट। ठीक है, कंफर्मेटिव टेस्ट होते हैं वो अलग अलग हिसाब से, कई जगह फाइन नीडल एफएनएसी काम करता है और कई जगह बायोप्सी काम करती है। ठीक है, क्लियर है? हम कंफर्म करना चाहिए लास्ट में जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले ये से सारे पहले वाले क्या है, मेमोग्राफी वगैरह सारी चीज, ये हमें एक क्लू देते हैं कि देयर मे बी। ठीक है, बट हमें कंफर्म करना है तो फिर एक फाइनल जो टेस्ट होगा वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी स्लाइड होती है, उस स्लाइड को स्टडी किया जाता है एफएनएसी की। ठीक है, नेक्स्ट, अ ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम इज टेकिंग एलोप्यूरिनॉल। एलोप्यूरिनॉल एक ड्रग होती है, ठीक है, जो कि सीरम यूरिक एसिड के लेवल को कम करने के लिए दी जाती है। विच लेबोरेटरी वैल्यू शुड बी द नर्स मॉनिटर टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिकेशंस? ठीक है, मेडिसिन की इफेक्टिवनेस देखने के लिए मींस जो एलोप्यूरिनॉल ड्रग है वो ली जा रही है कौन से ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में दी जा रही है एलोप्यूरिनॉल। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि मेडिसिन इफेक्टिव है या नहीं है, उसका प्रभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसमें कौन सा लेवल देखेंगे अगर एलोप्यूरिनॉल टैबलेट चल रही है तो? ब्लड यूरिन नाइट्रोजन, यूरिक एसिड लेवल, सीरम पोटेशियम और सीरम फॉस्फेट। बताइए। अभी मैंने जब क्वेश्चन पढ़ा तब मैंने बोला भी था साथ में, सी सीरम यूरिक एसिड लेवल। एलोप्यूरिनॉल चल रही है तो सीरम यूरिक एसिड देखो कभी। ठीक है, एलोप्यूरिनॉल एक ड्रग ऑफ चॉइस है कौन सी में? गाउट में, गठिया रोग होता है उसमें, जिसमें सीरम यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए एलोप्यूरिनॉल या कॉल्सिचिन देते हैं। नेक्स्ट, which information noted by the nurse reviewing the laboratory result of a patient who is receiving chemotherapy? है ना, एक पेशेंट है उसको कीमोथेरेपी चल रही है, उसका लेबोरेटरी टेस्ट है वो रिव्यू किए जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रिपोर्ट टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर? कौन सी चीज है वो इंपॉर्टेंट है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को रिपोर्ट करना, बताना, या डॉक्टर को बताना जरूरी है कि हीमोग्लोबिन 10 ग्राम प्रति लीटर है, प्लेटलेट 65,000 है? ए सी सॉरी सर आवाज नहीं आ रही। ठीक है ना, हम फोकस किस पे करते हैं? WBC जो है वो देखते हैं कि उसमें कितना है, ये रिपोर्ट करने लायक स्थिति है। सर स्क्रीन पर सर स्क्रीन पर नहीं, एक मिनट, यस दिख रही है अब? हाँ सर।
ठीक है, तो ये अपन देखेंगे इसमें WBC जो है रिपोर्ट करने लायक है कि 1700 से कम है, ठीक है, बहुत मिनिमाइज है, ठीक है, जो कि 4 से 11,000 के बीच में होती है। WBC ज्यादा घट रही है, न्यूट्रोपेनिया हो रहा है, ठीक है ना। द कॉमनेस्ट कार्सिनोमा डेथ ऑफ द वर्ल्ड इज ड्यू टू द कैंसर ऑफ लंग्स, लीवर, सर्विक्स, ब्रेस्ट। Lungs. Okay. The diagnosis of cancer in which a sample of tissue is taken and examined under microscope is known as. टिश्यू को लेकर उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं कैंसर में? बायोप्सी, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, मॉर्फोलॉजी? बायोप्सी। बायोप्सी, गुड। Use of the drug to kill the tumor cell by which cellular function and interfering reproduction is known as. कि सेल को किल करना या उसके फंक्शन को बाधित करना, रिप्रोडक्शन को रोकना, कैंसर में जो थेरेपी कहलाती है कौन सी? क्रायोसर्जरी, रेडिएशन, इंटरफेरॉन और कीमोथेरेपी। बताओ। बताइए भाई। ड्रग्स के माध्यम से रोकते हैं सेल्स की ग्रोथ को। कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी। क्रायोसर्जरी में क्या करते हैं? टेम्परेचर इतना ज्यादा रिड्यूस किया जाता है, कम किया जाता है कि सेल्स की ग्रोथ रुक जाती है ना। क्रायो मींस कोल्ड, ठंडा। रेडिएशन में रेडिएशन दी जाती है। इंटरफेरॉन में हमने कहा था कि ये हमारे बॉडी के ही WBC द्वारा ही प्रोड्यूस किए गए सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं? इम्यून सिस्टम में काम करते हैं, कैंसर की ग्रोथ को रोकने में हेल्प करते हैं। Next, the most appropriate nursing intervention for a client with pruritus caused by the cancer or its treatment. अगर कैंसर या उसके ट्रीटमेंट से, कीमोथेरेपी से स्किन पर इचिंग होती है तो क्या देते हैं? स्टेरॉइड, सिल्क सीट, मेडिकेटेड कूल बाथ और एंटीहिस्टामिन। ठीक है, एंटीहिस्टामिन दिए जा सकते हैं, लेकिन इसमें जो राइट आंसर होगा आपके होगा मेडिकेटेड कूल बाथ। ठीक है, तो उससे प्लूराइटिस कम होगी। नेक्स्ट, हाउ मेनी मोर टाइम इज लाइकली स्मोकर टू गेट द ओरल कैंसर? ओरल कैंसर जो होता है, ठीक है ना, उसमें कितनी ज्यादा रिस्क होती है? जो स्मोकर होते हैं उनको ज्यादा रिस्क होती है ओरल कैंसर की दूसरे पर्सन की बजाय। कितने गुना ज्यादा बताइए? कितनी ज्यादा रिस्क होती है? 6 टाइम मोर, 6 गुना ज्यादा रिस्क होती है। ओरल कैंसर की जो स्क्रीनिंग के लिए कौन सा एग्जामिनेशन करते हैं? OVI, आपको ध्यान है? ओरल विजुअल एग्जामिनेशन, OVE, ओरल विजुअल एग्जामिनेशन करते हैं, पता करते हैं कि इसको किसी टाइप की कैंसर की रिस्क तो कैंसर का आपको कोई डाउट तो सिम्टम तो नहीं दिख रहा उसमें। ठीक है, उसमें आपको एथ्रोप्लेकिया हो सकता है, कोई ल्यूकोप्लेकिया दिख सकता है, आपको कोई अल्सर वहां दिख सकता है। ओरल कैंसर के रिस्क फैक्टर क्या क्या है? टोबैको च्यूइंग, स्मोकिंग, पान, ये पान सुपारी होता है उसको चबाना। ठीक है, कई बार टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं वो भी कट सकते हैं बार बार, उससे भी हो सकता है। या अनहाइजेनिक जो ओरल कंडीशंस है, ओरल हाइजेनिक नहीं है, ठीक है, उन सब की वजह से ओरल कैंसर हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ल्यूकोप्लेकिया इज डायग्नोस्ड बाय। पहले बता दूं ल्यूकोप्लेकिया क्या होता है। ल्यूकोप्लेकिया का मीन होता है व्हाइट पैच इन द ओरल कैविटी, है ना। प्री कैंसरस होते हैं ये, मींस कैंसर से पहले की कंडीशन होती है और डेवलपिंग कंडीशन होती है। अगर ओरल कैविटी में कोई व्हाइट पैचेस दिख रहा है आपको, उसको बोलते हैं ल्यूकोप्लेकिया। और अगर कोई रेड पैच दिख रहा है तो उसको बोलते हैं एरिथ्रोप्लेकिया। व्हाइट पैच, ल्यूकोप्लेकिया, रेड पैच, एरिथ्रोप्लेकिया, ये प्री कैंसरस है, कैंसर से पहले की अवस्थाएं होती है। ठीक है, ओरल लीजन्स होते हैं। इसको डायग्नोस कैसे करेंगे कि ये कैंसर हो सकता है या नहीं है? बायोप्सी, मेमोग्राफी, एक्सरे, सीटी? बायोप्सी से क्या? सर। बायोप्सी। ओके, वहां से टिश्यू लेंगे, टिश्यू की स्टडी की जाएगी। इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट इज कॉल्ड बी। बी। ओके, गुड।
Sign and symptom of mastitis is pain in the breast, swelling in the breast, or fever, all of the above. All of the above. Okay. Next, which of the tests is effectively screen for the cervical cancer? Cervical cancer के लिए कौन सा टेस्ट? ECG, blood pap test या कोलेस्ट्रॉल टेस्ट? टेस्ट PEP test. सर्वाइकल टेस्ट के लिए पेप स्मीयर टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग के लिए एक टेस्ट और होता है, कौन सा? विजुअल एसिटिक एसिड, VIA। याद है आपको ना? विजुअल एसिटिक एसिड जो टेस्ट होगा उसमें क्या कहता है? 4% एसिटिक एसिड होता है। कितने परसेंटेज? 4% एसिटिक एसिड होता है। उसको लगा के देखा जाता है, 1 मिनट तक वेट करते हैं और देखते हैं कि कलर चेंज हो रहा है कि नहीं। अगर वहां पर व्हाइट कलर होता है तो इसका मीन्स इंडिकेशन होता है कि मे बी देयर इज सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर का एक बड़ा कॉज है कौन सा वायरस? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इसलिए HPV वैक्सीन भी लगाते हैं उसमें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, व्हेन शुड वुमन बिगिन पेप टेस्ट स्क्रीनिंग? पेप टेस्ट स्क्रीनिंग कब से शुरू करानी चाहिए? ठीक है, 12 साल तक, 30 साल तक, या 21 साल की एज पे लेना होता है वो? 21 साल पे, ठीक है। 21 साल के बाद पेप टेस्ट करवा लेना चाहिए, ठीक है, पेप स्मीयर टेस्ट। तो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ द नॉर्मली जो कैंसर होने वाले कैंसर थे उनकी कुछ टेस्ट है, ठीक है। कोई डाउट है बताइए? नहीं सर। नहीं है?